हाय फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी 10,000 एमसीक्यू सीरीज का यह है पार्ट 48। क्वेश्चन नंबर 2351 से क्वेश्चन नंबर 2400 तक। सोशियोलॉजी का ये 10,000 एमसीक्यू सीरीज जो है आपको सोशियोलॉजी एनटीए यूजीसी नेट या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीजी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको श्योर सक्सेस मिल सकती है। प्रैक्टिस के टाइम आप यूट्यूब में वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.5 या 2x में देख सकते हैं, नहीं तो हमारा टेलीग्राम चैनल लेसन एपिस्टीम से पीडीएफ डाउनलोड करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सोशियोलॉजी का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे सोशियोलॉजी लेक्चरर एग्जाम हुआ जो एमसीक्यू बेस्ड है, उसके लिए ये एसेंशियल सीरीज है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, पिछले पार्ट्स पाने में, प्रीवियस पार्ट्स पाने में आपको दिक्कत होगी तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं सोशियोलॉजी 10,000 एमसीक्यूज पार्ट 1, 2, 3 जो भी चाहते हैं, बाय ईश्वर मोहंती। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 48। क्वेश्चन नंबर 2351। द सिटी वॉज रिटन बाय। सिटी किसके द्वारा लिखा गया था? द सिटी। ए मार्क्स वेबर, बी पीके हॉट, सी एनडी फर्स्टेल डी कोलेंजे और डी नॉन ऑफ द एवर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मार्क्स वेबर ने लिखा था द सिटी। क्वेश्चन नंबर 2352। द वेस्ट यूरोपियन सिटी वॉज द वर्क ऑफ। वेस्ट यूरोपियन सिटी किसके द्वारा लिखा गया था? ए पीके हॉट, बी आर.ई. डिकिंसन और सी जे.एम. मॉगे और डी नॉन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर.ई. डिकिंसन ने लिखा था द वेस्ट यूरोपियन सिटी। क्वेश्चन नंबर 2353। नेबरहुड एंड कम्युनिटी वॉज रिटन बाय। नेबरहुड एंड कम्युनिटी वॉज रिटन बाय, पड़ोस और समुदाय किसके द्वारा लिखा गया था? ए पीके हॉट, बी कार्ल मार्क्स, सी मार्क्स वेबर और डी जे.एम. मॉगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जे.एम. मॉगे। क्वेश्चन नंबर 2354। सिटीज एंड सोसाइटी वॉज द वर्क ऑफ। सिटीज एंड सोसाइटी किसके द्वारा लिखा गया था? ए जे रेस, बी एन डेनिस, सी एच ऑर्लन्स और डी नॉन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जे रेस। सिटीज एंड सोसाइटी वॉज रिटन बाय ए जे रेस। क्वेश्चन नंबर 2355। पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड प्लानर्स ब्लाइट वॉज द वर्क ऑफ। पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड प्लानर्स ब्लाइट किसके द्वारा लिखा गया था? ए एच ऑर्लन्स, बी एन डेनिस, सी ए जे रीस और डी मार्क्स वेबर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एन डेनिस, नॉर्मन डेनिस। पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड प्लानर्स ब्लाइट रिटन बाय नॉर्मन डेनिस। क्वेश्चन नंबर 2356। द फेमस बुक द कल्चर ऑफ सिटीज वॉज रिटन बाय। प्रसिद्ध पुस्तक द कल्चर ऑफ सिटीज किसके द्वारा लिखी गई थी? ए किंग्सले डेविस, बी लुइस मॉमफोर्ड, सी एमा डेविस और डी जे.ए. कॉइन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लुइस मॉमफोर्ड। द कल्चर ऑफ सिटीज was the book of Lewis Mumford. Question number 2357. In Indian towns and cities, the demand for housing has been increasing steadily owing to the। भारतीय कस्बों और शहरों में आवास की मांग बढ़ती जा रही है, कारण मतलब इंडियन सिटीज में हाउसिंग का डिमांड बढ़ रहा है। इसका वजह क्या है? ए इंक्रीज इन पॉपुलेशन, बी इंक्रीज इन रियल इनकम ऑफ द पीपल, सी इंक्रीज इन बोथ पॉपुलेशन एंड रियल इनकम ऑफ द पीपल, डी नॉन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी,
इंक्रीज इन बोथ पॉपुलेशन एंड रियल इनकम ऑफ द पीपल, जनसंख्या और लोगों की वास्तविक आय दोनों में वृद्धि। एक अच्छा जगह घर लेना, ऐसा एक मतलब ये सोसाइटी में आप फ्लैट लिए हैं तो एक क्या स्टाटस के हिसाब से भी देखा जाता है कि उस सोसाइटी में मेरा फ्लैट है, इतना फ्लैट है, उस लोकेशन में प्राइम लोकेशन में मेरा प्लॉट है, फ्लैट है वगैरह, इस टाइप का जो स्टाटस भी पड़ता है। तो ये आपके पास मतलब इनकम वैसा नहीं होगा तो स्टाटस कैसे दिखाओगे? तो इंक्रीज इन बोथ पॉपुलेशन एंड रियल इनकम ऑफ द पीपल। क्वेश्चन नंबर 2358, द प्लानिंग कमीशन हैज डिफाइंड द पॉवर्टी लाइन फॉर अर्बन एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ। योजना आयोग ने औसत पोषण आवश्यकताओं के आधार पर शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को परिभाषित किया है। वो जो आस्टवाइल प्लानिंग कमीशन, अब तो प्लानिंग कमीशन के जगह नीति आयोग आ गया है 1 जनवरी 2015 से। ये तो प्लानिंग कमीशन गया और नीति आयोग एस्टेब्लिश हुआ है। तो ये जो प्लानिंग कमीशन कैलोरीज इनटेक जो हिसाब से पॉवर्टी लाइन और डिफाइन किए थे, तो अर्बन एरियाज के लिए कितना कैलोरी का वो जो मान था, मतलब लाइन था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अर्बन एरियाज के लिए 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे और रूरल एरियाज के लिए 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे, क्योंकि रूरल एरियाज में फिजिकल लेबर ज़्यादा ज़रूरत होता है, इसलिए कैलोरीज इनटेक को मतलब अर्बन एरिया में 2100 और रूरल एरिया में 2400 कैलोरीज के हिसाब से वो पॉवर्टी लाइन डिफाइन किए थे प्लानिंग कमीशन, आस्टवाइल प्लानिंग कमीशन ने। क्वेश्चन नंबर 2359, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, हेटेरोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिटी कम्युनिटी। बी, सोशल चेंजेस occur more rapidly in the cities than in the towns and villages. C, the planning of cities is a modern innovation. D, most of the major cities of India are located on the coast or on navigable rivers. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। मतलब ये जो स्टेटमेंट है गलत है, रंग है। द प्लानिंग ऑफ सिटीज इज ए मॉडर्न इनोवेशन। शहरों की योजना एक आधुनिक नवाचार है, ये गलत है, क्योंकि एंशियंट सिटीज जैसे ग्रीस, मतलब इजिप्ट, ग्रीस, हमारे इंडिया में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो सिटी प्लानिंग ऑफ सिटीज वहाँ भी तो देखने को मिला था। तो ये मॉडर्न इनोवेशन नहीं है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, बाकी सारे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2360, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ द अर्ली सिटीज। प्रारंभिक नगरों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्त थी? ए, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। बी, सरप्लस फूड प्रोडक्शन। सी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। और डी, डिस्कोर्स ऑफ न्यू ट्रेड्स। ये जो सरप्लस फूड प्रोडक्शन केवल फूड के ऊपर हुआ, तो ये ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा डी, डिस्कोर्स ऑफ न्यू ट्रेड्स और डिस्कवरीज ऑफ न्यू ट्रेड्स, नए व्यापारों की खोज। उसी वजह से मतलब अर्ली सिटीज जो है ग्रो की थी। क्वेश्चन नंबर 2361, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन द फैमिली। औद्योगिकरण में निम्नलिखित में से कौन से कारक परिवार में परिवर्तन लाए हैं? A, a shift from ascription to achievement. 2,
social and geographic mobility. 3. Creation of formal organizations which cater to individuals' needs. और 4. Economic independence. तो कौन सा फैक्टर्स जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से जो फैक्टर्स है फैमिली में चेंजेस लाए हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये सारे फैक्टर्स जो है फैमिली में चेंजेस लाए हैं। ए शिफ्ट फ्रॉम एस्क्रिप्शन टू अचीवमेंट, अभिलेख से उपलब्धि की ओर एक बदलाव। सोशल एंड जियोग्राफिक मोबिलिटी, सामाजिक और भौगोलिक गतिशीलता। क्रिएशन ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच कैटर टू इंडिविजुअल्स नीड्स, औपचारिक संगठनों का निर्माण जो व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करते हैं। पहले जो जॉइंट फैमिली में जो कुछ होता था, रिलीजियस सेरेमनी हो या मतलब फेस्टिवल हो, हाँ, तो जो एंजॉयमेंट में रिक्रिएशन, वो तो सारी रिक्रिएशन तो आजकल फुल्ली कमर्शियलाइज्ड है। पब्स हुए, बार्स हुए, तो वो सारे कमर्शियलाइज्ड हुए। तो जॉइंट फैमिलीज में जो मिलता था इंडिविजुअल को, तो वो भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में मिलता है। जैसे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो वहाँ इंडिविजुअल को मिल जाता है। तो ये फैमिली में चेंजेस लाता है। और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, आर्थिक स्वतंत्रता। वुमेन फुल्ली डिपेंडेंट थी, तो इसीलिए मतलब ज़्यादा क्या वायलेंस या उन्हें उसको सबऑर्डिनेट पोजीशन मिलता था। अभी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के वजह से वुमेन का मतलब स्टाटस अपग्रेड हो रहा है, मतलब स्टाटस अपलिफ्टमेंट हो रहा है। Women are empowered now. Question number 2360. Automation has halted the tendency towards disintegration and division and is increasingly integrating the working class into the structure of capitalist society. The statement was put forward by automation has halted the tendency towards disintegration and division and is increasingly integrating the working class into the structure of capitalist society. ये किसका स्टेटमेंट था? शौचालन ने विघटन और विभाजन की प्रवृत्ति को रोक दिया है और पूंजीवादी समाज की संरचना में मजदूर वर्ग को तेजी से एकीकृत कर रहा है। ये कथन किसके द्वारा रखा गया था? A. George Mallet, B. Robert Blouner, C. Duncan Galley और D. Max Weber। करेक्ट आंसर है ऑप्शन P, रॉबर्ट ब्लाउनर। उनका जो किताब था एलियनेशन एंड फ्रीडम, एलियनेशन एंड फ्रीडम द फैक्ट्री वर्कर एंड हिज इंडस्ट्री, 1964 में पब्लिश हुआ था। एलियनेशन एंड फ्रीडम द फैक्ट्री वर्कर एंड हिज इंडस्ट्री, रॉबर्ट ब्लाउनर। क्वेश्चन नंबर 2363. DS saw workers in automated production forming the vanguard of the class struggle. स्वचालित उत्पादन में श्रमिकों को वर्ग संघर्ष का अगुवा बनाते हुए देखा। DS saw workers in automated production forming the vanguard of the class struggle. A. V.I. Lenin, B. Duncan Galley, C. George Mallet और D. Robert Blouner। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉर्ज मैलेट। क्वेश्चन नंबर 2364. In a study entitled DS, Duncan Galley attempts to test the theories of Blouner and Mallet. DS नामक एक अध्ययन में डंकन गैली, ब्लाउनर एंड मैलेट के सिद्धांत का परीक्षण करने का प्रयास करते हैं। कौन सा? जो उनका स्टडी मतलब रिसर्च पेपर था जिसमें वो ब्लाउनर और मैलेट दोनों के थ्योरीज को टेस्ट किए थे। तो उसका जो रिसर्च रिपोर्ट, ए द अफ्लुएंट वर्कर, बी
in search of the new working class. C. Interaction process analysis. और D. None of the above. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इन सर्च ऑफ द न्यू वर्किंग क्लास, नए मजदूर वर्ग की तलाश में। इसमें वो मतलब ब्लाउनर और मैलेट दोनों के थ्योरी को मतलब टेस्टिफाई करने के लिए, टेस्ट करने के लिए ये मतलब स्टडी किए थे, जिसमें इतना सारा मतलब स्ट्रांग एविडेंस नहीं मिला है, नाइदर टू ब्लाउनर नॉट टू मैलेट, मतलब दोनों किसी के फेवर में इतना स्ट्रांग एविडेंस नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 2365, in an attempt to test the theories of Blauner and Mallet, Duncan Kelly selected refineries in various different areas. One was in DS, a prosperous area in southeast England, and the other at DS in Scotland. स्कॉटलैंड भी मतलब यूके में आता है, यूनाइटेड किंगडम में आता है। तो ये मतलब ब्लाउनर जो है मतलब 4 रिफाइनरीज जनरली सिलेक्ट किए थे, मतलब डंकन गैली जो है 4 रिफाइनरीज सिलेक्ट किए थे ब्लाउनर और मैलेट के मतलब थ्योरीज को टेस्ट करने के लिए। 2 थे फ्रांस में और 2 थे यूके में। यूके में एक साउथ ईस्ट इंग्लैंड में और एक था स्कॉटलैंड में। ब्लाउनर और मैलेट के सिद्धांतों का परीक्षण करने के प्रयास में डंकन गैली ने बहुत अलग क्षेत्रों में रिफाइनरियों का चयन किया। एक डीएस में था, दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के एक समुद्र क्षेत्र, दूसरा स्कॉटलैंड में डीएस। इसका करेक्ट ए मैनचेस्टर, यॉर्कशायर, बी केंट और ग्रेंजमाउथ, सी लंदन, ऑक्सफोर्ड, डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केंट एंड ग्रेंजमाउथ। केंट है साउथ ईस्ट इंग्लैंड में और जो ग्रेंजमाउथ है स्कॉटलैंड में। और 2 रिफाइनरीज थे फ्रांस में। तो 4 रिफाइनरीज को लेके मतलब स्टडी किए थे ब्लाउनर और मैलेट के थ्योरी को, और उनको मतलब स्ट्रांग एविडेंस नहीं मिला था किसी के फेवर में। Question number 2366. The emergence of new forms of technology occurs not in same form of social vacuum, but in societies with well-established institutional arrangements and with distinctive patterns of social conflict. The statement was put forward by. तो बड़ा स्टेटमेंट देख के एग्जाम में मतलब डरिएगा मत, थोड़ा समझ जाइएगा। मतलब छोटा क्वेश्चन से भी आपको इजीली इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। बहुत सारे की टर्म्स होता है, तो की टर्म्स को आप पहचानेंगे तो आप, और भी एक ट्रिक होता है, इजीली आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। कौन नहीं हो सकते उनको एलिमिनेट कर देंगे तो इजीली आप पहचान लेंगे आपका करेक्ट ऑप्शन को। तो बड़ा सेंटेंस या बड़ा क्वेश्चन देके डरिए मत, घबराइए मत। The emergence of new forms of technology occurs not in same form of social vacuum, but in societies with well-established institutional arrangements and with distinctive patterns of social conflict. The statement was put forward by. प्रौद्योगिकी के नए रूपों का उद्भव सामाजिक शून्य के समान रूप में नहीं होता है, बल्कि अच्छी तरह से स्थापित संस्थागत व्यवस्था और सामाजिक संघर्ष के विशिष्ट पैटर्न वाले समाजों में होता है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? ए रॉबर्ट ब्लाउनर, बी सर्ज मैलेट और सी डंकन गैली और डी जॉन लॉक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डंकन गैली, जो रॉबर्ट ब्लाउनर और सर्ज मैलेट के थ्योरीज को टेस्ट करके ये पता चला कि दोनों का थ्योरी में इतना मतलब दम नहीं है, तो ये डंकन गैली इस टाइप का स्टेटमेंट दिए थे, डंकन गैली। क्वेश्चन नंबर 2367, बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन वी मीन
औद्योगिकरण से हमारा तात्पर्य है ए uprooting of people from agriculture and planting them in industries। ये तो गलत है। uprooting of people from agriculture and planting them in industries, ऐसा कैसे होगा? एग्रीकल्चर नहीं होगा तो इंडस्ट्री भी तो नहीं चलेगा ना। खाना कहाँ से आएगा? बी मूवमेंट ऑफ वर्किंग फोर्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियलाइजेशन ये भी नहीं हो सकता है। मूवमेंट ऑफ वर्किंग फोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज टू सर्विस सेक्टर, ये तो गलत हो गया ना। इंडस्ट्री डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मतलब इंडस्ट्री से सर्विस सेक्टर को ले गए तो ये तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। सी ए डेलिबरेट एफर्ट टू कंपेल द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज टू शट डाउन, ये भी तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ना, मतलब इंडस्ट्री सब बंद कर दिया गया, तो ये भी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। डी ए deliberate effort to promote the new industries, yes, by industrialization we mean a deliberate effort to promote the new industries। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक जानबूझकर प्रयास। Question number 2368. The first industrial policy resolution was presented in the year. The first industrial policy resolution was presented in the year. कौन सा ईयर में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था? पहला औद्योगिक नीति प्रस्ताव किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? A 1947, B 1948, C 1949, D 1950। करेक्ट आंसर है 1948। 1948 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था। क्वेश्चन नंबर 2369। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया हैज बीन रिटार्डेड ड्यू टू। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया हैज बीन रिटार्डेड ड्यू टू। भारत में औद्योगिक विकास किसके कारण मंद पड़ा है? ए लेबर अनरेस्ट, बी पावर शॉर्टेज, सी कैपिटल डेफिशिएंसी और डी ऑल द एबव। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल द एबव। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया हैज बीन रिटार्डेड ड्यू टू लेबर अनरेस्ट, मतलब श्रमिक अशांति, हर वक्त धरना हड़ताल, और बिजली की कमी, पावर शॉर्टेज, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बाधा डालने के लिए। और कैपिटल डेफिशिएंसी, पूंजी की कमी, जैसे ह्यूमन कैपिटल की भी डेफिशिएंसी है और बाकी सारे फिजिकल कैपिटल की भी डेफिशिएंसी है, इसलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो इंडिया में रिटार्डेड है। क्वेश्चन नंबर 2370। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, ए हेल्प्स टू बिल्ड अप द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, बी कैन ऑल्सो सप्लीमेंट एग्रीकल्चरल ग्रोथ, सी कैन रेज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और डी ऑल द एबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द एबव। इंडस्ट्रियलाइजेशन हेल्प्स टू बिल्ड अप नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, कैन ऑल्सो सप्लीमेंट एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड कैन रेज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। मतलब औद्योगिकरण आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करता है, कृषि विकास को भी पूरक कर सकता है और रोजगार के अवसर बढ़ा सकते हैं। Question number 2371. In recent years, highest growth rate of industrial output has been recorded during the year. हाल की वर्षों में किस वर्ष के दौरान, ये तो हाल की नहीं कहेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो थोड़ा पुराना है इसलिए रिसेंट ईयर्स बोल के दिया है। तो ये जो 90s में एक फाइनेंशियल ईयर में मतलब जो हाईएस्ट ग्रोथ हुआ था इंडस्ट्रियल सेक्टर का, तो हाल के वर्षों में किस वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादन की उच्चतम वृद्धि दर दर्ज किया गई थी? मतलब ये 90s में मतलब हाईएस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ किस फाइनेंशियल ईयर में हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शायद 12% एबव जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ था
ग्रोथ रेट जो, तो ये 90s में हाईएस्ट था 1995-96 में। क्वेश्चन नंबर 2372, टोपोग्राफी डज नॉट इंक्लूड, स्थलाकृति में क्या शामिल नहीं है? टोपोग्राफी डज नॉट इंक्लूड ए लैंड, बी पीपल, सी क्लाइमेट और डी वाटर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वाटर। लैंड, क्लाइमेट, पीपल, ऑप्शन है पीपल। लैंड, क्लाइमेट, वाटर, ये जो है मतलब एबायोटिक फैक्टर्स है। तो पीपल जो है बायोटिक फैक्टर है, मतलब जैविक, बाकी सब अजैविक। जो लैंड, क्लाइमेट, वाटर, तो ये इंक्लूडेड है टोपोग्राफी में। टोपोग्राफी एबायोटिक फैक्टर्स को इंक्लूड करता है, लेकिन पीपल जो है वो बायोटिक है, तो इसलिए टोपोग्राफी डज नॉट इंक्लूड पीपल। क्वेश्चन नंबर 2373, टोपोग्राफी कैन बी डिस्क्राइब्ड आज, स्थलाकृति को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? ए वाटर, बी लैंड, सी क्लाइमेटिक कंडीशंस, डी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्लेस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्लेस, किसी स्थान का विस्तृत विवरण। क्वेश्चन नंबर 2374, जियोग्राफी में बी अंडरस्टूड टू मीन, जियोग्राफी में बी अंडरस्टूड टू मीन, भूगोल का मतलब समझा जा सकता है। ए फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्लेस, बी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्लेस, सी डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस, डी डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्लेस, किसी स्थान का भौतिक विवरण, फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्लेस, दैट इज जियोग्राफी। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्लेस प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा वो हो टोपोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 2375, DS is the study of relations between organism and environment. DS is the study of relations between organism and environment. DS जीवों और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। ए टोपोग्राफी, बी जियोग्राफी, सी जोलॉजी और डी इकोलॉजी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इकोलॉजी। Ecology is the study of relations between organism and environment. Question number 2376. Human ecology refers to the study of man in relation with. Human ecology refers to the study of man in relation with. मानव परिस्थिति की मानव के अध्ययन को किसके संबंध में संदर्भित करती है? A. Other men, B. The topography of the land, C. The physical environment, D. Their geographical conditions. Correct answer है option C, physical environment. Human ecology refers to the study of man in relation with the physical environment. भौतिक वातावरण के साथ मानव का जो रिश्ता वही है ह्यूमन इकोलॉजी। Question number 2377. A large number of villages exist in the Ganges-Yamuna valley because गंगा यमुना घाटी में बड़ी संख्या में गांव मौजूद है क्योंकि A. People detest city life, B. Soil is fertile and good for cultivation, C. The two rivers are holy, D. The people are illiterate. Correct answer है ऑप्शन बी, soil is fertile and good for cultivation. मिट्टी उपजाऊ और खेती के लिए अच्छी है। पहले जो एंशिएंट टाइम में नदी के पास ही बसते थे कि पानी भी मिलता था और वहाँ मतलब फसल जहाँ जो नदी के आसपास फसल अच्छा होता था वहाँ लोग बैठ जाते थे, मतलब गांव बसा लेते थे। पानी भी इजीली मिलता था,
खाना भी उपजाऊ मतलब मिट्टी के वजह से खाना भी मिल जाता था। तो ए लार्ज नंबर ऑफ विलेजेस एग्जिस्ट इन द गंगेस यमुनास वैली बिकॉज सॉइल इज फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टीवेशन। Question number 2378. One of the following statement is wrong regarding the impact of industrialization on the society. समाज पर औद्योगिकरण के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। A. Economic security killed the protective patriarchal authority kinship role and the community life. B. The middle class increasingly ceased to be self-employed factory owners, businessmen, and professionals that they once were. C. Society became class-based. D. Class mobility is not an essential attribute of industrial society. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ये जो ऑप्शन डी है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्लास मोबिलिटी इज एन एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, लेकिन इधर दिया है क्लास मोबिलिटी इज नॉट एन एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। वर्ग गतिशीलता औद्योगिक समाज का अनिवार्य गुण नहीं है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2379। द मोबिलिटी गतिशीलता A is confined only to the capitalist society. B is confined only to the communist society. C takes place both in the capitalist as well as the communist society where industrialization has taken place. D none of the above. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन है वहां मतलब मोबिलिटी है। वेरियस टाइप्स ऑफ मोबिलिटीज आर देयर। पूंजीवादी और समाज साम्यवादी समाज दोनों में होता है जहां औद्योगिकरण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2380। द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ सोसाइटी। हुज स्टेटमेंट वाज दिस? द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ सोसाइटी। ये जो की टर्म है द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इसके लिए चारों में एक ज्यादा जाने जाते हैं, एक मतलब एक ही जाने जाते हैं ये टर्म के लिए। तो ये जो इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट थे वो, तो इकोनॉमी ही सब कुछ डिटरमाइन करता है। सोसाइटी में बेस मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो इकोनॉमी है, बाकी सब सुपर स्ट्रक्चर है। जैसे कल्चर हुआ, एजुकेशन हुआ, पॉलिटिक्स हुआ, वो सारे सुपर स्ट्रक्चर में आते हैं। बेसिक है इकोनॉमी, बेसिक स्ट्रक्चर है इकोनॉमी। ऑप्शन है ए मार्क्स वेबर, बी कार्ल मार्क्स, सी ऑगस्ट कॉम्टे और डी रॉबर्ट रेडफील्ड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2381। द इंडस्ट्रियल स्लम कम्युनिटीज वेर अप्रोप्रिएटली एनालाइज्ड इन। औद्योगिक स्लम समुदायों का उचित विश्लेषण किस पुस्तक में किया गया है? ए स्ट्रीट कर्नर सोसाइटी, वाइट ने लिखा था, 1955 में पब्लिश हुआ था। और ये जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये फ्रेडरिक एंजल्स से कार्ल मार्क्स लिखे थे, शायद 1848 में पब्लिश हुआ था। और सी द सोशल ऑर्डर ऑफ द स्लम सटल्स लिखे थे, 1968 में पब्लिश हुआ था। तो क्वेश्चन है द इंडस्ट्रियल स्लम कम्युनिटीज वे अप्रोप्रिएटली एनालाइज्ड इन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन टी बोथ ए and C. Street Corner Society 1955 or The Social Order of the Slum by Suttles 1968. Question number 2382. The urban population of India is distributed among DS towns and urban agglomerations. भारत की शहरी आबादी डैश कस्बों और शहरी समूहों के बीच वितरित की जाती है। ए 4000, बी 3301, सी 1013, डी 6301। करेक्ट आंसर है ऑप्शन टी। विकिपीडिया के हिसाब से मोर देन 5100 towns and over 300
80 urban agglomerations. Question number 2383. The range of population of class 1 cities are. क्लास 1 सिटीज जो है वो कितने पॉपुलेशन को कैटेगराइज किया जाता है क्लास 1 सिटी के हिसाब से. तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे जो सिटी को आप टायर 1, टायर 2 भी कह सकते हैं. तो उस टाइप का जो कैटेगराइज किया गया है. तो क्लास 1 सिटीज का रेंज ऑफ पॉपुलेशन क्या है? ए मोर देन 1 लाख, और बी लेस देन 1 लाख, सी 99,999 और डी 50,000. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मोर देन 1 लाख. मोर देन 1 लाख जो है वो क्लास 1 सिटीज है. क्लास 2 सिटीज जो है 50,000 टू 99,999 और क्लास 3 जो टायर 3 भी आप कह सकते हैं. क्लास 3 सिटीज जो है 20,000 टू 40,000 से एक कम, और क्लास 4 है 10,000 से 20,000 से एक कम. फिर क्लास 5 है 5,000 से 10,000 से एक कम, और फिर क्लास 6 है लेस देन 5,000. ये जो क्लासेस मतलब सिटीज को कैटेगराइज किया गया है. Question number 2384. Dear Modern Capitalismus 1902 was written by. Dear Modern Capitalismus 1902 किसके द्वारा लिखा गया था? ए सोरोकिन, बी वर्नर सोमबार्ट, और सी ऑगस्ट कॉम्टे, और डी दुर्किन. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वर्नर सोमबार्ट. उसने लिखा था दियर मॉडर्न कैपिटलिज्मस 1902 में पब्लिश हुआ था. क्वेश्चन नंबर 2385. द गोल्ड कोस्ट एंड द स्लम वाज रिटन बाय. द गोल्ड कोस्ट एंड द स्लम वाज रिटन बाय. गोल्ड कोस्ट एंड स्लम किसके द्वारा लिखा गया था? ए एच जोरबा, बी लुइस वर्थ, सी आर पार्क, डी एच एस कैली. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हार्वे वारेन जोरबा. हार्वे वारेन जोरबा जो है ये किताब लिखे थे जो द गोल्ड कोस्ट एंड द स्लम. क्वेश्चन नंबर 2386. इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड द सोशल ऑर्डर वाज रिटन बाय. इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड द सोशल ऑर्डर वाज रिटन बाय. औद्योगिक संबंध और सामाजिक व्यवस्था किसके द्वारा लिखी गई थी? ए डब्ल्यू एच स्कॉट, बी डब्ल्यू ई मोरे, सी आर पार्क, और डी एच एस केली. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डब्ल्यू ई मोरे, विल्बर्ट ई मोरे. Industrial Relations and the Social Order was written by W. E. More. Question number 2387. Technical change and industrial relations was the work of. तकनीकी परिवर्तन और औद्योगिक संबंध किसके द्वारा लिखा गया था? टेक्निकल चेंज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस. ए डब्ल्यू एच स्कॉट, बी ई वी स्नेजर, सी आर पार्क, और डी नॉन ऑफ दीज. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डब्ल्यू एच स्कॉट. डब्ल्यू एच स्कॉट ने लिखा था टेक्निकल चेंज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस. क्वेश्चन नंबर 2388. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. आर्सेसन है अर्बन कम्युनिटीज एंड रूरल कम्युनिटीज आर एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर. अभिकथन शहरी समुदाय और ग्रामीण समुदाय एक दूसरे से अनन्य है. रीजन अर्बन कम्युनिटीज एंड रूरल कम्युनिटीज डिफर इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. कारण है शहरी समुदाय और ग्रामीण समुदाय अपनी विशेषताओं में भिन्न है. ऑफ दिस स्टेटमेंट्स बोथ ए एंड आर ट्रू
and R is the correct explanation of A. B, both A and R true, but R is not the correct explanation of A. C, A is true, but R is false. D, A is false, but R is true. Correct answer है option A. Both A and R true, and R is the correct explanation of A. Question number 2389. The science that deals with human population is. The science that deals with human population is. मानव जनसंख्या से संबंधित विज्ञान है. A, डेमोग्राफी. B, एथनोलॉजी. C, आर्किटेक्चर. और D, डेमोक्रेसी. करेक्ट आंसर है ऑप्शन A, डेमोग्राफी, जनसंख्यिकी. The science that deals with human population is demography. Question number 2390. The word demography is of DS origin. जनसांख्यिकी शब्द जो DS मूल का है. A, लाटिन. B, इटालियन. C, ग्रीक. और D, फ्रेंच. करेक्ट आंसर है ऑप्शन C, ग्रीक. Demography from ancient Greek demos means people, society, and graphia means writing, drawing, description. तो ये दो वर्ड जो demos और graphia, तो उससे आया है ये जो वर्ड डेमोग्राफी. क्वेश्चन नंबर 2391. डेमोग्राफी स्टडीज द ह्यूमन पॉपुलेशन विथ रेस्पेक्ट टू. जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या का अध्ययन किसके संबंध में करती है. ए, साइज. बी, स्ट्रक्चर. सी, डेवलपमेंट. और डी, ऑल ऑफ दिस. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस. डेमोग्राफी स्टडीज ह्यूमन पॉपुलेशन विथ रेस्पेक्ट टू साइज, स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट. जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या का अध्ययन संरचना, आकार, संरचना, विकास, ये सारे संबंध में करती है. Question number 2392. Demography has been defined as the study of population and its natality, mortality, migration and mobility by. जनसांख्यिकी को जनसंख्या के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है और उसकी जन्म, मृत्यु दर, प्रवास और गतिशीलता किसके द्वारा. ए, रॉस. बी, हॉटन एंड हॉन्ट. सी, स्को. और डी, हाउसर एंड डंकन. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हाउसर एंड डंकन. हाउसर एंड डंकन डेमोग्राफी की ऐसे डिफाइन किए थे. क्वेश्चन नंबर 2393. माल्थोस पब्लिश्ड हिज फर्स्ट एसे ऑन पॉपुलेशन इन. माल्थोस ने जनसंख्या पर अपना पहला निबंध किस वर्ष प्रकाशित किया. ए, 1788. B, 1799. C, 1808. और D, 1818. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1798 में माल्थोस ने पब्लिश किया था पॉपुलेशन के ऊपर an essay on the principle of population, an essay on the principle of population by Thomas Robert Malthus. थॉमस रॉबर्ट माल्थोस द्वारा जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध ये पब्लिश हुआ था 1798 में. क्वेश्चन नंबर 2394. ड्यूमोंट पुट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ सोशल. ए, राइज. बी, फ्रीडम. सी, कैपिलरिटी. और डी, लेटर. ड्यूमोंट ने सामाजिक डैश के सिद्धांत को सामने रखा. कौन सा थ्योरी दिए थे ये, मतलब पॉपुलेशन डेमोग्राफी टाइप का, वो पॉपुलेशन ग्रोथ या उस टाइप को लेके वो थ्योरी दिए थे. उसका उनके थ्योरी का नाम क्या था. उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. ये ऑर्सन जोमो ने सोशल कैपिलरिटी के थ्योरी दिए थे. मतलब हर इंसान का ऊपर, जैसे कैपिलरिटी होता है ना, ऊपर ऊर्ध्वगामी होता है, तो फोर्स जो ऊर्ध्वगामी होता है, जैसे मतलब हर कोई इंसान का ऊपर उठने का स्टाटस अपग्रेडेशन का वो मतलब होता है. तो वो जो टेंडेंसी है, उसी टेंडेंसी जो है, उसी टेंडेंसी के बारे में बोलते हैं. वो जो टेंडेंसी रहता है ह्यूमन बीइंग का कि ऊपर जाने का टेंडेंसी,
तो उसी टेंडेंसी के वजह से मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा या और जो ग्रोथ रेट जो कम होगा। मतलब हाई स्टाटस के वजह से नहीं, हाई स्टाटस मतलब वेल्थ और पॉपुलेशन ये सारे डिपेंड करता है इस टाइप का जो मतलब हमारा जो टेंडेंसी कि ऊपर जाने का, स्टाटस अपग्रेड हो, हाई स्टाटस हो, तो ऊपर जाने का जो मतलब टेंडेंसी, उसी के बारे में बोले थे सोशल कैपिलरिटी थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 2395, द फर्टिलिटी theory of change and response was propounded by। प्रजनन क्षमता से संबंधित परिवर्तन और प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ए गिडिंग्स, बी मैकइवर, सी किंग्सले डेविस और डी जॉनसन। द फर्टिलिटी थ्योरी ऑफ चेंज एंड रेस्पॉन्स, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, किंग्सले डेविस। Question number 2396. As a check on population who unequivocally disapproved of birth control। जनसंख्या पर एक नियंत्रण के रूप में किसने स्पष्ट रूप से जन्म नियंत्रण को अस्वीकार कर दिया था? ए द पोप, बी मार्स, सी माल्थोस और डी फ्रॉइड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, माल्थोस। वो माल्थोस जो पॉजिटिव चेक्स, प्रिवेंटिव चेक्स के बारे में बोलते हैं। तो ये बोले हैं कि आज ए चेक ऑन पॉपुलेशन माल्थोस unequivocally disapproved of birth control। Question number 2397, the classical school of thought in the development of population theory was propounded by। जनसंख्या सिद्धांत के विकास में शास्त्रीय विचारधारा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए जे.एस. मिल, बी आडम स्मिथ और सी प्यारेटो और डी स्पेंसर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आडम स्मिथ। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। क्वेश्चन नंबर 2398, हु डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन? ऑप्टिमम पॉपुलेशन, हु डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑप्टिमम पॉपुलेशन? इष्टतम जनसंख्या की अवधारणा को किसने परिभाषित किया? ए मिल, बी रिकार्डो, सी क्यानन और डी स्कोप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एडविन क्यानन। एडविन क्यानन ने ये जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन कंसेप्ट जो दिया था, मतलब हाईएस्ट इस लेवल को जा सकता है, पॉपुलेशन इस लेवल तक ग्रो कर सकता है, तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन। तो ये जो कंसेप्ट दिए थे एडविन क्यानन ने। Question number 2399, who held that overpopulation was bred of surplus capital? Who held that overpopulation was bred of surplus capital? किसने माना कि अधिक जनसंख्या अधिशेष पूंजी से पैदा हुई है? ए मार्स, बी एंजल्स, बी बूथ एंड बी डी नाइदर ए नॉर बी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बोथ मार्स एंड एंजल्स held that overpopulation was bred of surplus population। क्वेश्चन नंबर 2400, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, हु पुट फॉरवर्ड द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ लॉजिस्टिक लॉ? हु पुट फॉरवर्ड द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ लॉजिस्टिक लॉ? रसद कानून के गणितीय सिद्धांत को किसने सामने रखा? ए हॉटन एंड हंट, बी मार्स, सी पॉल एंड रीड एंड डी क्यानन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पॉल एंड रीड। रेमंड पॉल एंड लोएल रीड, इन्होंने दिया था मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ लॉजिस्टिक लॉ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें थोड़ा बूस्ट मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो या किसी भी एग्ज़ाम हो, उसलिए सभी को ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।